देखिए, कल के क्लास में हमने इलास्टिसिटी का भरपूर इंट्रोडक्शन देख लिया है। हमने ये भी देख लिया कि कैसे एक मटेरियल को अगर हम स्ट्रेच करें तो वो वापस आता है। उसको वापस लाने के लिए जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक। और मटेरियल की स्ट्रेंथ के लिए हमने स्ट्रेस एक टर्म पढ़ी थी और स्ट्रेंथ पढ़ा था हमने। आज उसी के साथ जुड़ा हुआ है एक और चीज़, जैसे फिर से वी हैव मटेरियल्स। ना सपोज कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, अभी उसकी जो लेंथ है वो L है या X मान लो, कुछ भी, ठीक है। अगर हम उसको कुछ स्टैंड कर दें कुछ पार्ट तक, तो अब उसकी लेंथ अभी जो रिलैक्स मोड में थी, पहले X थी, अब स्ट्रेच कर दिया हमने एक फोर्स लगाकर, तो उसकी लेंथ में जो चेंज आया है वो डेल्टा X चेंज है, ठीक है। अब इसमें एक फोर्स डेवलप हो जाएगी जो इसको वापस लेकर आएगी, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जितना हम इस मटेरियल को स्ट्रेच करेंगे, या फिर ऐसा कहें कि जितना फोर्स लगाएंगे इस मटेरियल की लेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन डिस्प्लेसमेंट, कि जितना फोर्स लगाएंगे उतनी डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी, ये स्टेटमेंट। साथ ही में ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर इसको हम सोचें तो ये कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स। यहां से अगर इक्वल का साइन हटाएं, सो वी गेट ए स्प्रिंग कांस्टेंट एंड देन एक्स। फॉर रिस्टोरिंग फोर्स वी विल पुट माइनस साइन हियर, एंड दिस के shows spring constant, it is spring constant, मीनिंग कि हमने अभी जो के को समझा, ये समझाएगा कि मटेरियल या फिर स्प्रिंग या कोई भी जो बॉडी स्ट्रेच हो सकती है, इलास्टिक मटेरियल, वो कितना स्टिफ है। कोई इजीली स्ट्रेच हो जाता है तो कोई इजीली स्ट्रेच नहीं होता। जो जितना ज्यादा स्टिफ होगा, जितना ज्यादा हार्ड होगा, उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। और माइनस साइन क्या बता रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट है एक्सटर्नल फोर्स के। एंड दिस इज फॉलोड अंडर सर्टेन कंडीशन। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ये रूल फॉलो किया जाता है, और वो जो रूल है जिसको फॉलो करना है हमें, वो रूल क्या है, वो रूल है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। ये वही हुक्स हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक। तो इनमें इनको हम पढ़ेंगे। इन्होंने हमें इलास्टिक मटेरियल के लिए कुछ चीजें समझाई, जैसे कोई स्प्रिंग, अगर हम उस पर कोई लोड को सस्पेंड कर देते हैं तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगी विद mg फोर्स, और ये मटेरियल कुछ पार्ट तक एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में इसका जो नेचर है वो क्या कहता है, वो ये कहेगा कि जितना हम लोड लगाते हैं उतना ही स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स, उसको दूसरे वर्ड में कहें तो लोड। तो जितना हम लोड लगाएंगे उतना ही हम इसमें लेंथ में चेंज देखेंगे, जितना लोड उतना चेंज, जितना लोड उतना चेंज। बट हम लोड जब तक लगाएंगे इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन कौन सी फॉलो होती है, इस बात को भी हम देखते हैं। पहले ये हम कह सकते हैं क्या, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्यों, क्योंकि हम जितना लोड लगाएंगे उसका उल्टा कौन पैदा होगा, स्ट्रेस। और लोड लगाएंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेन। और फिर जब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, सो विल गेट स्ट्रेस इक्वल्स टू ए कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, एंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज, सी, स्ट्रेस
strain a constant. This constant we call as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. हमें इस कांस्टेंट के जरिए पता चलता है कि कोई मटेरियल कितना इलास्टिक है, और इसको हम डिफरेंट ब्रांचेस में अलग अलग तरह से पढ़ेंगे. अच्छा, अगर मान लीजिए किसी भी मटेरियल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल चेंज आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन, कैसे डिफाइन करेंगे? सी, स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल बाय एल equals to a constant, and that constant is Young's modulus. Young's modulus. और ये जो Young's modulus है, ये क्या है? एक कांस्टेंट. कैसे? तो देखो जरा, सॉल्व कर रहे हैं इसको. F अपॉन A, डेल्टा एल बाय एल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एल ऊपर और डेल्टा एल नीचे. नाउ सी, अगर हम लेंथ की बात करें, मटेरियल की लेंथ फिक्स जो ओरिजिनल है, एरिया की बात करें फिक्स, फिर क्या होगा एक्शन? कि जैसे ही फोर्स को बढ़ाएंगे लेंथ भी बढ़ जाएगी. फोर्स को बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ेगी, इसलिए ये फैक्टर कैसा है? कांस्टेंट. ये कभी भी नहीं बदलेगा. फॉर अ मटेरियल इट इज फिक्स्ड. लेकिन ये सारी की सारी बातें धरे की धरी रह जाती हैं अगर हम इसको या फिर इसकी लिमिट ना पढ़ें. एक लिमिट आएगी जिसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट. एक बार इसको समझते हैं. व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? नाउ सी, एक मटेरियल मान लीजिए कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसको मैंने थोड़ा सा खींचा, छोड़ूंगा तो वापस चला जाएगा, लेकिन उसकी ये प्रॉपर्टी बिगाड़ने के लिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा खींच दिया. अब छोड़ता हूं तो ये वापस नहीं जाता है. क्यों? क्योंकि इसको मैंने इसकी लिमिट से पार कर दिया. जब तक इसकी लिमिट थी तब तक ये क्या कर रहा था? खींचा, वापस गया. और ये किसको बताता है? इस चीज को, कि स्ट्रेस दोगे उतना स्ट्रेन आएगा. लेकिन हमने खींच के उसके नेचर को बिगाड़ दिया. हमने ऐसा कर दिया कि जो उसकी लेंथ थी, ऐसे उसकी लेंथ L, खींचा, छोड़ा, वापस L पे. लेकिन अब क्या किया? खींचा, ऐसे खूब तान दिया, छोड़ते हैं, अब वापस नहीं आता है. उसकी लेंथ L से कुछ और हो जाती है, परमानेंट चेंज आ जाता है. लेंथ L से L प्राइम हो जाती है, और कभी कभी ज़्यादा खींचने पर मटेरियल टूट जाता है. तो एक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट, जहाँ पर ये चीज़ फॉलो करती है, या तो कहें हुक्स लॉ ओबे किया जाता है. तो इलास्टिक लिमिट क्या हुई? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस, minimum value of increasing stress so minimum value of increasing stress up to which a material regain its original configuration after removal of deforming force, after removal of stress. क्योंकि ज़्यादा लोड लगाएंगे तो टूटना ढाई पक्का, लेकिन कम से कम वो कितना स्ट्रेस सह सकता है, उसके अंदर जितने भी हम लॉस पढ़ेंगे, जितने भी कानून पढ़ेंगे, उसमें हुक्स लॉ फॉलो करेगा.
अगर उसके लिमिट के पार लगा दिया, हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ओके, फिर से देखिए इसके बारे में। मटेरियल लोड लगाया, स्ट्रेस दिया हमने, मटेरियल की लेंथ खींच जाती है। अगर हमने इसी चीज को ऐसे समझा कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस पर कुछ फोर्स लगा के हमने खींच दिया, तो उसकी जो लेंथ में चेंज है वो डेल्टा एल। अगर यहीं पर स्प्रिंग को हमने ऑलरेडी बढ़ा लिया होता, खींचते तो चेंज कितना आता? तो देखो, ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ पहले वाली स्प्रिंग की जो लेंथ है उससे ये ट्वाइस है। तो क्या होगा ऐसे में? ऐसे में होगा ये कि इस एल लेंथ की डेल्टा एल इंक्रीज होती है, तो इसी एल को आगे लगा दो एक और, तो वो भी डेल्टा एल होगी। तो इसका भी डेल्टा एल, इसके आगे एक और लगा दी, उसका भी डेल्टा एल, तो टोटल चेंज कितना? 2L, 2 डेल्टा एल। सेम फोर्स लगाई, लेकिन अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो चेंज कितना आएगा? ट्वाइस। और यही केस इसमें भी लगता है। इसलिए डेल्टा एल किस पे फॉलो करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन फोर्स। गलत। लेंथ में चेंज किस पे डिपेंड करता है? उसके ओरिजिनल लेंथ। कितनी हम लेंथ रखते हैं, ज्यादा लेंथ रखेंगे ज्यादा चेंज आएगा। दूसरा, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी हमने फोर्स लगाई है। है ना? लेंथ ज्यादा, चेंज भी ज्यादा। फोर्स ज्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली तो होना ही होना है। तीसरा, अगर इन्हीं स्प्रिंग को मैं इस बार पैरेलल लगा दूं और फोर्स लगाता हूं, अब इनको खींचता हूं, तो क्या होगा? ऐसे में हाफ इसकी लेंथ बढ़ेगी, हाफ इसकी लेंथ बढ़ेगी। या ऐसा बोलो कि इसको जब हमने खींचा तो जितनी ये फोर्स एक्सटर्नल है उतनी रिस्टोरिंग होनी चाहिए। कंफर्म? रिस्टोरिंग उतनी हो, इसी के लिए इन दोनों ने रिस्टोरिंग को हाफ हाफ बांट लिया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कल देखा था हमने। अगर ये हाफ हाफ बांटेंगे तो क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ में चेंज थोड़ा सा आया, इसलिए थोड़ा सा इसको रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। इसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज, इसलिए थोड़ी सी रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। अगर ज्यादा लेंथ में चेंज आता तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए होती। तो क्या देखा आपने? अगर इसी की जगह पे हम ऐसे ही मटेरियल को लें और उसका एरिया बढ़ा दें और फिर लोड लगाते हैं, मान लो, और अब ये हमने फिर से लोड लगाया, लोड, तो इसका जो एरिया है, इसका ए, इसका भी ए, टोटल एरिया कितना हो गया? 2A। तो थोड़ा सा इसकी लेंथ में चेंज, थोड़ा सा इसकी लेंथ में चेंज, तो अब जो लेंथ में चेंज है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एरिया बढ़ा दिया। तो ऐसा कुछ। इसके बारे में देखो रिलेशनशिप, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एफ ए। और अगर हम इसको फर्दर लिखें तो क्या आएगा? डेल्टा एल इक्वल्स टू कांस्टेंट एल एफ अपॉन में ए। नाउ सी, अगर मैं इस एल को यहां से रिमूव करके यहां पर शिफ्ट करता हूं, तो याद है कुछ हमने किया था अभी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये हमने अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आपको फिर से मैं याद दिलाता हूं। वो देखो, एल एफ अपॉन में ए। इस डेल्टा एल को यहां ले जाएंगे तो कांस्टेंट यहां पर आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, है ना, 1 अपॉन में आएगा, और उसी 1 अपॉन कांस्टेंट को हमने क्या कह दिया? यंग्स मॉडुलस। ओके, सो फिर से और इसी को हम अगर 1 अपॉन कांस्टेंट को यंग्स मॉडुलस नहीं कहना चाहते हो,
तो आप इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो, इस तरह से भी। दोनों बातें अलाउड हैं। क्यों? आपने सोचा कि 1 कांस्टेंट को यंग्स मॉडुलस कहने के बजाय डायरेक्ट कांस्टेंट को क्यों नहीं बोलते? तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज। L डायरेक्टली डिपेंड ऑन डेल्टा L, फोर्स डेल्टा L, 1/A डेल्टा। और अब ये कैसे चेंज हो जाएगी? L F A इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इनटू में डेल्टा L। और यहां से L को रिमूव करेंगे, यहां लेकर आएंगे, तो ये यहां पर आ गया कांस्टेंट। जरा उस फॉर्मेट को देखो फिर से जो ऊपर लिखा है। F/A इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, ये उसी फॉर्मेट में। F/A delta L/L constant, and this constant is modulus of elasticity, that is Young's modulus. Now फिर से अगर हम किसी मटेरियल के लेंथ को 2 गुना कर देते हैं तो चेंज भी कितना आएगा? 2 टाइम्स। फोर्स को ज्यादा कर दें तो चेंज कितना आएगा? उतना ही ज्यादा आएगा। अगर हम एरिया को 2 गुना कर देते हैं तो लेंथ में चेंज कितना? हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले उसको दूसरे फॉर्मेट में पढ़ा फॉर्मूला, और अब दूसरे फॉर्मेट में। पहला वाला फॉर्मेट क्या था? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस वाले फॉर्मेट में इस फॉर्मेट से। और इस फॉर्मेट से एक नॉलेज मिलती है हमें कि हम अगर मटेरियल को कैसे बदलेंगे तो कैसा चेंज आएगा। इसको समझने के बाद देखिए, नंबर 1 यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में क्या हमने देखा कि यंग्स मॉडुलस इज ए कांस्टेंट विच इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उस फॉर्मेट में। नेक्स्ट बल्क मॉडुलस। बल्क में क्या होता है? याद करिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिखने के बाद एक चीज देखिए कि अगर किसी पर हम प्रेशर की बात करें तो वो कितनी होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम F/A को यहां रिप्लेस करके क्या ऐसा लिख सकते हैं? P इज योर प्रेशर। ठीक है। अच्छा, फिर से एक और हम जानते हैं, वी नो इन केमिस्ट्री वी हैव स्टडीड PV equals to constant. This is I think Boyle's law. PV equals to constant. Pressure times volume equals to constant. nRT. Okay, even I'm telling you about this. chemistry में So P is pressure, V is volume equals to constant. nRT. N shows your number of moles are real gas constant, and T is your temperature, but all these are constant. For that, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ तो उसकी नॉलेज आपको 12th में मिलेगी, बट थोड़ा सा जस्ट मैथमेटिकल डिस्कशन देता हूं मैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, P पहले फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन डेल्टा V, ये एज इट इज था तो अब इसका डिफरेंशिएशन, और ये एज इट इज। और कांस्टेंट को हम चेंज नहीं सकते, कांस्टेंट में चेंज 0 होता है, इसलिए इसका चेंज 0। उसको दोबारा लिखो, देखो P डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस डेल्टा P V। यस, एक चीज और, अगर हम
ये देखें कि जो प्रेशर है, ये किसी मटेरियल का प्रेशर अगर चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं उसको, डेल्टा पी। कि प्रेशर अगर किसी मटेरियल का हम चेंज करते हैं तो भी वही होगा फॉर्मेट, तो ये भी डेल्टा पी होगा। ओके, अब देखो अगर हम इसको देखें ध्यान से कि क्या है, डेल्टा पी टाइम्स वी वॉल्यूम, यही फॉर्मेट हमें यहां भी दिखता है, और माइनस साइन केवल डायरेक्शन बताता है, उसकी हमें अभी वरीड नहीं करनी है अभी। इसको अगर देखें ध्यान से तो इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी, इससे कौन कैंसिल। सो जो बल्क मॉड्यूलस रहेगा हमारे पास उसको हम बी से डिनोट करेंगे। सो बी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर। तो बल्क मॉड्यूलस को हम सिंपली प्रेशर भी कहते हैं, कि कोई भी फ्लूइड कितना प्रेशर लगा रहा है सरफेस पर। बैलून के अंदर पानी डाल रहे हो तो वो पानी कितना सरफेस पर प्रेशर लगाता है, और हम बल्क मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। देखो जो ये पार्ट मैंने कराया आपको ना, ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा देख लेना है जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो बल्क मॉड्यूलस इज योर सिंपली प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड। अच्छा, नंबर 3, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए इसके बारे में, एक मटेरियल है जिसका कुछ एरिया है, सर्टेन एरिया, अगर उस पर हम फोर्स लगाएं तो उसकी शेप बदल जाएगी कुछ, ऐसा हो जाएगा, और इसके थ्रू जो ये एंगल बनेगा यहां पर वो थीटा बनेगा। और यहां पर हमने कल क्या कैलकुलेट किया था कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इसको जी से शो करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया और थीटा, और थीटा को ही क्या लिख सकते हैं हम आगे, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय दिस चेंज डेल्टा एक्स, एंड दिस वाज योर एल, एफ अपॉन ए एल डेल्टा एक्स, कि मटेरियल कितना चेंज हुआ है। और ये कौन सा एरिया है, इफेक्टिव एरिया, जिस पर ये टेंजेंशियल फोर्स लगाई जा रही है सरफेस पर, टेंजेंशियली। याद है ना, कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि अगर हमारे पास ये मटेरियल है तो इस पर टेंजेंशियल फोर्स को ऐसे दबाएंगे और वो मुड़ जाएगा, ठीक है। ओके, so this was all about your modulus of elasticity.